हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम लोग यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ से कर रहे हैं, तो आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, साथ ही साथ कुछ मैंने होमवर्क के लिए आपको करने को कहा था। आज के सेशन में सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या क्या नए नए टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, यहाँ पर लास्ट सेशन में सॉल्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। विलयन क्या होता है? वही दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। विलायक जो अधिक मात्रा में है, विलेय जो कम मात्रा में है। विलायक भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है, उसी के आधार पर तीन प्रकार के विलयन बन जाते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन और आपका गैसीय विलयन। ठोस विलयन के तीन प्रकार हो जाते हैं: विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। द्रव विलयन के भी तीन प्रकार बन जाएंगे: विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर, और फिर आपकी गैसीय विलयन की भी तीन प्रकार बन जाएंगे विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। सांद्रता को आपने देखा था कि विलेय की कितनी मात्रा वहां पर है, वो सांद्रता को व्यक्त करेगी। गुणात्मक रूप से भी हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं और मात्रात्मक रूप से भी, जहां पर आपने द्रव्यमान प्रतिशत की गणना की थी और आपने कहा था कि किसी भी अवयव का द्रव्यमान जो होगा उसको अगर विलयन के द्रव्यमान से विभाजित करके 100 से गुणा कर देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाता है। आयतन प्रतिशत में आप क्या लेते हैं? आयतन लेते हैं आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, यानी कि जिसका भी आपको आयतन प्रतिशत निकालना है उसका आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। ओके, इसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आप लोगों ने देखा था। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या था? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। प्रतिशत की बात जहां पर भी होगी वहां गुणा आप 100 से करते हैं। पीपीएम में सांद्रता को व्यक्त कर रहे थे, जहां पर आपने कहा बहुत ज्यादा अगर विलायक में बहुत कम मात्रा में विलेय यानी अति सूक्ष्म मात्रा में विलेय डाला जा रहा है तो उसके पार्ट्स जो होंगे उसके मिलियंस ऑफ पार्ट्स में हम देखते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो वहां पर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू आप 10⁶ कर देते हैं तो पीपीएम में आपको सांद्रता मिल जाती है। इसके न्यूमेरिकल देखे थे। मोल फ्रैक्शन क्या है? कुछ भी नहीं है, मोलों का अनुपात है। किस किस के मोलों का अनुपात? जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात निकाल लोगे, वो उस अवयव का मोल प्रभाज होगा, जिसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी किया था। ओके, न्यूमेरिकल इसके देखे थे। इसके अलावा मोलैरिटी की बात की थी कि मोलरता क्या होती है, तो आपने कहा मैम जो भी विलेय की वहां पर विलेय के मोलों की संख्या है किसी विलयन में और बटे अगर हम विलयन का आयतन ले रहे हैं तो हमको सॉल्यूशन की यानी विलयन की मोलरता ज्ञात हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने मोललता देखा था। मोललता क्या होगी? अब विलयन के आयतन की जगह हम क्या ले लेंगे? विलायक का द्रव्यमान ले लेंगे। ओके, तो इसका भी हमने न्यूमेरिकल देखा था। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड हमने देखा था लास्ट सेशन में, जहां पर क्या हो रहा था आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। जैसे कि आपने कहा चीनी हमारी सॉलिड है, पानी कैसा है? लिक्विड है, तो पानी में चीनी को हम घोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने उसको प्रभावित करने वाले भी अलग अलग कारक देखे कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा? अगर पानी को गर्म कर दोगे तो चीनी जल्दी घुल जाएगी, यानी विलेयता बढ़ गई। घुलने का मतलब क्या है? विलेयता। ठीक है, यानी विलेयता बढ़ रही है। और आपने क्या कहा? विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, किस टाइप के वो है सॉल्वेंट और सोल्यूट उस पर निर्भर करेगा। यानी आप क्या बोलते हो? पोलार डिसॉल्व पोलार या नॉन पोलार डिसॉल्व नॉन पोलार। यानी ध्रुवी जो होते हैं वो ध्रुवी विलायकों में घुलते हैं और अध्रुवी विलेय जो होते हैं वो अध्रुवी विलायकों में घुलते हैं, बहुत अच्छे से घुलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर प्रकृति बता रहे हैं। विलेय के कणों का आकार आपने कहा मैम हमने एक सोल्यूशन बनाया जिनमें हमने चीनी को पीस लिया है, बहुत बारीक कर लिया है। एक में हमने मोटी चीनी को रखा, तो ज्यादा विलेयता किसकी होगी? जो बारीक चीनी है, यानी जिसको आपने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो विलेय के कणों का आकार भी विलेयता को प्रभावित करता है। सम आयन प्रभाव आपने देखा था। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी अब आपने क्या कहा? चीनी को हम पानी में घोल रहे थे तो ठोस हमारा द्रव में जा रहा था, यहाँ पर गैस हमारा द्रव में जाएगा। जैसे आपने क्या बोला? हमने कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लिया जो आपकी चिलिंग सेंसेशन देती है, कोल्ड ड्रिंक गले में जिनका अजीब सा टेस्ट आता है, तो उनमें सब में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक में आपकी गैस डिसॉल्व होती है, यानी द्रव के अंदर गैस गई है। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखेंगे? विलेयता देखेंगे। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? गैस की प्रकृति हो सकती है, यानी किस प्रकार की गैस है, वही ज्यादा घुलनशील है, कम घुलनशील है। दूसरा, द्रवों की प्रकृति, द्रव किस प्रकार का है, वही ध्रुवी अध्रुवी वाला सीन पढ़ते हैं यहाँ पर।
ताप का प्रभाव उस पर पड़ेगा और दाब के प्रभाव से आपका क्या आया था, हेनरी का नियम आया था। आपने कहा मैम मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी है, उसमें क्या होता है, बहुत सील्ड टाइट होता है उसका कैप जो होता है, यानी ढक्कन जो होता है। अगर ढक्कन थोड़ा सा भी ढीला हो गया, लूज हो गया, या हमने बोतल को खोल लिया, गैस बाहर आ जाती है और कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक का जो पहले वाला टेस्ट है वो नहीं रहता है। तो वो टेस्ट किसके कारण था, वो गैस के कारण था जो उसमें घुली हुई है। वो कब घुली हुई थी, जब आपने कहा ढक्कन लगा रखा था उस पर। ठीक है, ढक्कन से क्या तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई किया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर लगाया गया था इस बॉटल पे। ठीक है, जिसके कारण इसमें जो ड्रिंक थी उसके साथ यहाँ पर गैस भी थी। ठीक है, यानी लिक्विड में आपका गैस को डिसॉल्व किया गया था। तो जब आपकी ढक्कन को हटा लिया गया, हटाने से मतलब क्या है, ढक्कन को हटाने का मतलब क्या है, दाब को कम करना। दाब कम करा तो गैस आपकी बाहर निकल गई, यानी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो हेनरी ने क्या कहा, जितना ज्यादा दबाव पड़ेगा उतना ज्यादा गैस उसमें डिसॉल्व होगी। समझ रहे हैं, सिंपल सा उन्होंने कहा कि जो मास होता है गैस का, यानी डिसॉल्व गैस का, वो किसके, प्रेशर के आप अनुक्रमानुपाती लेते हो। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। बहुत सिंपल सा हेनरी का लॉ है। और यहाँ पर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो के आ जाता है, जिसको आप हेनरीज कांस्टेंट भी कह लेते हैं। फिर आप इसको किसमें, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी व्यक्त करते हैं। एप्लीकेशंस इसके हमने यहाँ पर देखे थे कि एप्लीकेशंस क्या क्या है। ये पूरा हेनरी का नियम हो गया। ठीक है, इसके साथ इसकी कुछ सीमाएं थी कि कहाँ कहाँ नहीं लगता, बहुत अधिक दाब पर नहीं लगेगा, आदर्श गैसों के लिए ये केवल मान्य होता है आप कहते हैं। इसके अलावा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कम आपने टेम्परेचर कर दिया। कोल्ड ड्रिंक कोल्ड होती है लेकिन उससे ज्यादा आप उसका कम टेम्परेचर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा गैसों की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी पहले से ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैस बिना प्रेशर लगाए ही डिसॉल्व हो रही है लिक्विड में। ओके, इस प्रकार से। तो ये इसकी सीमाएं हैं। अनुप्रयोग आपने कहाँ कहाँ देखे, सबसे ज्यादा अच्छा जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो यही है कोल्ड ड्रिंक का। वहां पर वो सील्ड टाइप, जो आपने ग्लास वाली बॉटल्स देखी होंगी ना कोल्ड ड्रिंक की, जैसे कोका कोला आप लोग पीते हैं या पेप्सी वगैरह जो भी होता है, तो उसमें आप देखते हो कि मेटल की कैप लगी होती है और जिसको खोलने के लिए ओपनर का प्रयोग किया जाता है। तो वो ओपनर क्या कर रहा है, उस ढक्कन को तो खोल ही रहा है, साथ साथ उस दबाव को कम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेनरी का लॉ देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं कि गोताखोर जो होते हैं, ठीक है, डाइवर्स जो होते हैं, जब वो समुद्र में जाते हैं, डाइव करते हैं, तो वो बहुत नीचे जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। जब वो नीचे जाते हैं समुद्र तल से नीचे की ओर, तो धीरे धीरे दबाव बढ़ता है, नीचे दबाव ज्यादा है, वहां पर वो ऑक्सीजन अपने साथ ले गए हैं। लेकिन जब वो ऊपर को आएंगे तो उनसे दबाव धीरे धीरे कम होगा, सतह की तरफ को आ रहे हैं तो दाब घटता जा रहा है। तो उनकी ब्लड में नाइट्रोजन का फ्लो बढ़ता है, जिससे क्या हो जाता है, बबल्स बन जाते हैं वहां, तो उसका फटने का खतरा रहता है। इसलिए वो क्या करते हैं, दबाव जो है वो एकदम से कम ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम डिसॉल्व करते हैं। क्योंकि हीलियम क्या होती है, वो सॉल्युबल नहीं होती, इतनी ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती ब्लड के साथ। ठीक है, तो वो एकदम से बाहर नहीं आएगी। ओके, तो इस प्रकार के आप अनुप्रयोग देखते हैं हेनरीज लॉ के। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेपर प्रेशर क्या है। आप कहते हो मैम मैंने एक बर्तन लिया था, उस बर्तन में मैंने पानी डाला, मैंने नीचे से फ्लेम दे दी, हीट दे दी, और इसके ऊपर मैंने एक ढक्कन लगा दिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गया, सपोज ये पानी था, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आप कहते हैं बॉईल, और बॉईल होकर फिर क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, यानी स्टीम बननी उसकी शुरू हो जाती है। तो यहाँ इसकी स्टीम बनेगी, भाप बनेगा ना, तो ये भाप बन रही है आपकी। अब ये भाप क्या करेगा, एक दबाव लगाएगा, वाष्प है, वाष्प जो दबाव लगाएगा वही वाष्प दबाव है और कुछ नहीं है। व्हेन वी बॉईल वाटर इट प्रोड्यूसेस वेपर। जब हम पानी को गर्म करते हैं, जल को गर्म करते हैं, तो जल क्या करता है, वेपर्स बनाता है इस प्रकार की। रोज ही तो पानी गर्म करते हो, चाय बनाते हो तो पानी गर्म करते हो, तो क्या देखते हो, एक समय बाद ढक्कन अगर आपने रखा है तो वहां से भाप बनना शुरू हो जाता है, दिखता भी है आपको, तो वो वेपर बनती है। दीज वेपर एग्जैक्ट द प्रेशर विच इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। अगर आपने उस बर्तन के ऊपर ढक्कन रख दिया है तो आप क्या देखते हैं कि वो जो भाप बन रही थी ना, वो उस ढक्कन पे प्रेशर लगाएगी, और जो वो प्रेशर अप्लाई करेगी वही आपका क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, जो मैंने हाईलाइट किया है, इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। यानी कि जितना पानी यहाँ है, ये पानी जो है ना, अब यहाँ पर दो प्रक्रियाएं चलेंगी। क्या, एक क्या हो रहा है, पानी से भाप बन रहा है,
तो पानी से भाप बनने को आप वाष्पीकरण कहते हो। हाँ जी मैम, क्योंकि हमने तो 6, 7, 8, 9 में बहुत अच्छे से वाष्पीकरण को पढ़ते हैं। पानी से भाप बनने को वाष्पीकरण कहा जाता है। दूसरा क्या हो रहा है, आप क्या देखते हो, जब ढक्कन आपने रखा ऊपर से, तो वो ढक्कन के नीचे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें। तो वहां पर क्या हुआ, जो भाप बन रहा था, उस भाप, जो ये भाप बन रही थी, उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, यानी दबाव लगा दिया। तो आपने पढ़ा है, जब हम दबाव लगाते हैं तो अवस्था परिवर्तित हो जाती है, यानी भाप फिर से पानी में बदल गई। तो दूसरी प्रक्रिया क्या हो रही है, भाप से पानी बनने की, जिसको आप क्या कहते हो, कंडेंसेशन यानी संघनन जिसको कहा जाता है। तो दो प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो ऐसी अवस्था जहां पर दोनों ही सेम तरह से चल रही हो, यानी जितना पानी भाप में बदल रहा है सेम टाइम पर, उतना ही भाप वापस में पानी में बदल रहा है, उसको साम्य अवस्था कहेंगे आप, यानी इक्विलिब्रियम। वहां पर जितना भी वेपर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी, यानी कि वाष्प जितना भी दबाव डालेगी, वो आपका वाष्प दाब कहलाएगा। ओके, तो ये हो दोनों प्रक्रियाएं, या इन दोनों का रेट या दर जो होगी वो समान होगी, तो वो साम्यावस्था की स्थिति कहलाएगी। ओके, तो ये आपका वेपर प्रेशर हो गया। वेपर प्रेशर के लिए द्रव में जब वेपर प्रेशर देखा जाता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है आपका, जिसको आप लोग कहते हैं राउल्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, दो द्रवों को आपस में मिला रहे हो तो उनका हम वाष्प दाब देखेंगे कि किस प्रकार से अफेक्ट होता है या बदलता है। ठीक है, अब सपोज वो द्रव आपके वॉलेटाइल भी हो सकता है, यानी वाष्पशील। वाष्पशील किसे कहा जाता है, बेसिकली जो लिक्विड स्टेट से आपका गैसेस स्टेट में जा रहा है, यानी जिसकी वाष्प बन रही है, जैसे पानी की बनती है। ठीक है, दूसरा एक होता है अवाष्पशील, यानी जिसकी भाप नहीं बन रही है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होंगे जो कि अवाष्पशील कहलाएंगे, यानी कि नॉन वॉलेटाइल। तो या तो वॉलेटाइल को आप जोड़ के देखें, या फिर वॉलेटाइल में आप नॉन वॉलेटाइल को ऐड करके देखेंगे। तो इस प्रकार से हम राउल्ट के लॉ को समझेंगे। ठीक है, तो राउल्ट का लॉ, ठीक है, राउल्ट जो थे हमारे फ्रेंच केमिस्ट, हम उनको पढ़ते हैं कि फ्रेंच के केमिस्ट रसायनज्ञ थे आपके एक 1986, 1980 या 87 भी कहीं कहीं पर लिखा होता है इनका, कि तब इन्होंने ये नियम दिया था। ठीक है, तो उस टाइम जो इन्होंने नियम दिया, वो इन्होंने बताया कि अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयन के वाष्प दाब अवनमन पर अनेकों परीक्षण उन्होंने किए। इनसे प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर राउल्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे क्या नाम दिया गया, राउल्ट का नियम जिसे कहा गया। इस नियम के अनुसार क्या था, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इससे सिंपल लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हो, कि जो आपकी वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होता है वो विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, इसके बाद आप ये कर ली जाएंगे। ये वाली डेफिनेशन आपकी बुक में भी है, लिख लीजिए इसे। अब देखो, ये अवाष्पशील में भी समझ लेंगे और वाष्पशील में भी समझ लेंगे। ठीक है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव से क्या समझते हो, तोड़ तोड़ के समझो, विलय और विलायक। ठीक है, विलयन में यही तो है, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब क्या है, वही वाष्प दाब। विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। चलिए, सपोज आपके पास एक विलायक, एक अवयव 1 है, एक अवयव 2 है। ठीक है, आप इस प्रकार से ले लेते हैं, विलायक को आप नंबर 1 दे देते हैं। सपोज विलायक क्या है आपका, 1 है। ठीक है, और विलेय आपका है 2।
ए बी लिख सकते हो आप, ठीक है। 1 और 2 हमने मान लिया। आपने कहा हमारे पास एक विलायक था, ये विलायक है आपका एक, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या था, एक विलेय था, ये विलेय था सपोज, जिसको आपने नंबर 2 दिया है, ठीक है। इन दोनों को आपने मिला लिया और दूसरे वाले को आपने क्या बोल दिया, ये नॉन वोलाटाइल है, यानी कि कैसा है, अवाष्पशील, यानी कि ये वेपर प्रेशर को एक्सर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये कैसा है आपका, ये वाष्पशील है, और आप वाष्पशील भी ले सकते हो दोनों को, तब भी आपको आ जाएगा, तब टोटल आप ऐड कर लोगे, समझ रहे हैं। यहाँ पर इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या बोला बच्चे, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होगा वो विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती, यानी दो चीजों का ध्यान रखना है, आंशिक दाब जो है किसके, मोल अंश के समानुपाती हो रहा है। वहां आपने क्या पढ़ा था, वहां भी तो आपने यही पढ़ा था जब हेनरी का लॉ पढ़ रहे थे, बस हेनरी ने वो गैसेस के लिए दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपने कहा सपोज 1 का वाष्प दाब, ठीक है, जब ये कहा है शुद्ध अवस्था में, प्योर स्टेट में, अलग अलग है जब, ठीक है ना, वो क्या है आपका P01, ये है इसका वाष्प दाब। एक का विलयन में, अब आंशिक दाब हो जाएगा, वो क्या है आपका P1 है, क्लियर। ऐसे ही आप 2 के लिए लिख लेंगे, 2 का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, P02, और 2 का ही विलयन में आंशिक वाष्प दाब, ये P2 आ गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, जो P1 है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल हो गया ना, कि अवाष्पशील हो गया है आपका, जब विलेय अवाष्पशील हो गया यानी वो तो वाष्प बना ही नहीं रहा है, उसको हम कितना भी गर्म कर रहे हैं वो गैसेस स्टेट में जा ही नहीं रहा है। जब आपने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया आपने एक और कंटेनर में, यही तो किया विलयन बनाने में, ये आपने इसमें दोनों ही मिला दिए। दोनों का मतलब एक आपका विलायक था जिसको आपने रेड कलर में दिखाया, ठीक है, ये विलायक है, और दूसरा आपका क्या है, विलेय है, जिसको आपने ब्लू कलर में दिखाया। तो आपने क्या कहा, ये रेड वाले की जो है वो तो वेपर बन जाएंगे, इसकी तो वेपर्स बन जाएंगी, तो ये जितनी इसकी वेपर बनेंगी उतना ही जो वेपर प्रेशर है वो एग्जर्ट करेगा। लेकिन ब्लू वाला आपने क्या रखा, अवाष्पशील रखा, आपने बोला वो तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमने क्या माना, उसका जो वेपर प्रेशर है वो शुद्ध अवस्था में P02 था, और आंशिक दाब जो उसका था वो P2 के बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या लेकर चलना है, क्योंकि हमें पता है सिर्फ विलायक जो है वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो पहले हम इसका मान लेते हैं। तो P1 किसके, उसके आंशिक, जो उसका क्या था मोल, आंशिक दाब जो है उसका वो मोल प्रभाज के समानुपाती, तो x1 हम इसका मोल प्रभाज ले लेंगे, 1 का मोल प्रभाज, ये आ गया, समानुपाती आ गया, क्लियर। अब हमने कहा क्या कहा, यदि वाष्प दाब और आंशिक वाष्प दाब बराबर हो, तो ये क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बच्चे, P01 इंटू x1, ये आ गया। सेम आप P2 के लिए भी निकाल देंगे ऐसा ही, ठीक है। P2 के लिए आप क्या क्या निकल जाएगा, इसी प्रकार 2 के लिए, यानी 2 क्या था आपका विलायक, विलायक के लिए क्या आ जाएगा, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और आपका क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2, ये आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, कुल, अगर आप क्या निकालोगे, कुल आंशिक दाब निकालोगे,
सपोज Pt लिख रही हूँ, P टोटल, ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। P1 आपने क्या लिया है, P01 इंटू X1, और P2 क्या लिया है आपने, P02 इंटू X2, ओके। इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, 1 माइनस X2 आ जाएगा इंटू P01 प्लस X2 इंटू P02, यानी इस टर्म को आपने ऐसे लिख दिया, इसको आपने क्या कर लिया, X1 की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, ओके। क्यों, ये कहां से आया आपको, वी नो दैट, हम जानते हैं कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो X1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस X2 आ जाएगी। तो बस यही वैल्यू आपने यहाँ X1 की जगह लगा दी है, ठीक है। इसके बाद आपका P1 नॉट या P01 जिसे आप कह रहे हो प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2, तो ये क्या आ जाएगा आपका, PT आ जाएगा। यही आपका क्या बता रहा है बच्चे, वेपर प्रेशर बता रहा है, टोटल वेपर प्रेशर जिसे आप कह रहे हो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से इसे समझ लेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आपने पानी और चीनी को मिला दिया है तो सिर्फ पानी का वाष्प दाब वहां पर चल रहा है और चीनी का नहीं चल रहा है, आप ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि विलयन में क्या हो रहा है, चीनी आपकी अवाष्पशील स्थिति में है। तो ज्वाला माइक ले लो जल्दी से। यस मैम। समझ आया बच्चे? यस मैम। इसको अच्छे से रीड करोगे, एक बार पढ़ोगे आप इसे अच्छे से। देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं आपके बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगी न्यूमेरिकल नेक्स्ट सेशन में कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ओके। इसमें आपका पूछता भी है कि ऋणात्मक डेविएशन किसका आता है, धनात्मक किसका आता है। राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो आपके आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनको नॉन आइडियल या फिर क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन आपका कहा जाता है। आदर्श विलयन जैसा विलयन बहुत कम देखने को मिलता है, या आप क्या कहते हो, ऐसा कोई विलयन नहीं होता है जो प्रॉपर पूरी तरीके से आदर्श हो। बहुत रेयर केस में आपको कोई आदर्श विलयन देखने को मिलता है, ओके। आगे आप क्या क्या पढ़ेंगे बच्चे, राउल्ट्स लॉ की सीमाएं भी देख लेंगे आप लोग, आदर्श अनादर्श विलयन होमवर्क में करके लाएंगे। अणुसंख्य गुण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों अणुसंख्य गुणों को आप लोग घर से देखकर आएंगे, ओके। ये चारों जो अणुसंख्य गुण हैं आपके, इनको आप घर से देखकर आएंगे एक बार, क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं, ओके। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा। कुछ नहीं करना है, घर पे जाके गैस में 2 बर्तन रख देने, एक में सिर्फ पानी रखना है, एक में पानी के साथ चीनी भी डाल देना, ठीक है। फिर देखना कि कौन जल्दी उबलता है। तो आप देखोगे कि जो पानी था शुद्ध अवस्था में वो उबल रहा है और जल्दी उसकी वेपर्स बन गई, और जो दूसरा जिसमें आपने चीनी मिलाई उसकी वेपर्स देर से बनी। तो वहां पर आप आंशिक दाब की बात करते हो, और इधर प्योर सॉल्वेंट है क्योंकि शुद्ध विलायक यानी सिर्फ पानी पानी है, तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। दूसरी साइड क्योंकि आपने कहा कि चीनी हमने डाला है, तो चीनी क्या कर रहा है, उसकी वेपर्स बनने में उसको रोक रहा है, ठीक है। बस यही राउल्ट्स ने अपने लॉ में समझाया। बस आपको सिंबल्स में P1, P2, P01, P02 और X1, X2 का ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल जितने भी इसके हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इससे, ठीक है ना। आने वाले सेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी बात करेंगे, और जो मैंने आपको अणुसंख्यक गुणों की बात की है उनके बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे घर से, ओके। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।